देश में लोकसभा के 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, लेकिन इस चुनाव में सबसे खास क्या रहा, वो अब तक जो दिखा है बड़ा दिलचस्प रहा है। शेष बचे हुए 2 चरणों का चुनाव भी कुछ घंटों में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो क्या रहे पूरे देश में, वो बड़े दिलचस्प है। पूरे देश में मुद्दे 2 ही हैं, एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ और दूसरा नरेंद्र मोदी के विरोध में। मुद्दा इस बार राज्यों के अंदर भले ही कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे के अभाव में दोनों महत्वपूर्ण गठबंधन दल जूझते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी भी चुनावी सभा में जाते हैं तो वो मुद्दे की बात छोड़कर विपक्ष अगर सत्ता में आएगी तो वो क्या कर जाएगी इसकी चर्चा करते हैं, और विपक्ष जब मंच पर होते हैं, माइक हाथ में होता है, तो वह कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आ गए तो क्या क्या खत्म हो जाएगा। लेकिन राज्यों के चुनाव की बात करें, राज्यों में मुद्दे की बात करें, तो बिहार जैसा राजनीतिक राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राजनीतिक राज्य जहां पर सियासत की पाठशाला देश भर के राजनीतिक आंकड़े में उतरने वाले पहलवानों की पहली पसंद होता है, यहां से राजनीति का ककहरा देश भर के सियासत करने वाले लोग पढ़ना चाहते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में बात करें तो अमूमन चुनाव जो होता है वो प्रत्याशी नहीं बल्कि उनकी जाति देखकर लड़ा और लड़ाया जाता है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार के 40 सीटों पर तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों के चयन से लेकर क्षेत्र में जातीय गोलबंदी, राजनीतिक समीकरण, वोटों का आधार सब तलाशने के बावजूद मुद्दा कहीं नहीं दिखा। वैसे देश भर में के अंदर कहा जाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो जातीय मुद्दे पर ही वोट पड़ते हैं। यहाँ किसी मुद्दे पर बात और बहस भले ही होती हो, लेकिन ऐन वक्त पर वोटिंग के वक्त वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार लोकसभा के 40 सीटों पर मुद्दे के तौर पर सत्ता पक्ष खाली हाथ दिख रहा है, तो विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सत्ता पर भारी पड़ते हुए दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से एक चेहरा, सत्ता पक्ष की तरफ से कई चेहरे वो भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति करने वाले लोग अपने जीत के लिए हर वो जोड़ तोड़ की जुगाड़ करते हैं जिससे फायदा उन्हें या उनके गठबंधन को जिताने और जीतने के लिए मिले। विपक्ष भी कमोबेश इसी तैयारी में है। जातीय समीकरण को आधार बनाकर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के नेता अपने जात से इतर अब एक नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही सत्ता में पिछले 18 सालों से काबिज जो लोग हैं वो अपने विकास के दम और दावों को छोड़कर उसके पहले की सरकारों को कोस कर सत्ता में वापसी और चुनाव जीतने का फॉर्मूला खोज बैठे हैं। पूरी विस्तार से एक खबर बताएंगे हम आपको कि आखिर 2024 के चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर कैसे तेजस्वी यादव अकेले एक नया समीकरण सियासत के अंदर गढ़ने की कोशिश में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों बार बार लालू राबड़ी शासनकाल के दिनों को याद करके हर मंच से अपनी सभा की शुरुआत कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार के पास बताने और कहने के लिए विकास की कई कहानियां हैं, लेकिन नीतीश डराने के नाम पर जंगल राज का भय दिखाते हैं। भाजपा जो हमेशा बिहार में सत्ता में दूसरे पायदान पर रही, उसके पास आज भी कहने को कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अगर बीजेपी के पास नहीं हो तो मुद्दे के नाम पर ना बीजेपी का कोई चेहरा है और ना ही कोई नारा है। खैर, बात करते हैं कि बिहार के इन 40 सीटों पर सियासत के समीकरण जाति पर कैसे टिका और इस बार जाति के लांछन को कैसे तोड़ने में
तेजस्वी सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव अब सिर्फ यादव के नेता बनकर नहीं बल्कि एक नौकरी देने वाला नौजवान बनकर अपनी छवि उभारने में जुटे हुए हैं। तेजस्वी अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को अब एम वाइज समीकरण से बाहर निकालकर पहले ही A to Z की पार्टी बना चुके हैं और इस चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने A to Z की पार्टी को माई और बाप की पार्टी बनाकर सबके साथ जाने का वादा किया। लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी ने सबसे पहले इस मिथक से खुद को दूर रखा कि उनकी पार्टी केवल एक ही जाति और एक ही समाज के लोगों को ज़्यादा तवज्जो देती है। इस टैग से बाहर निकलने के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके के इस बार टिकट बंटवारे में फैसले लिए हैं उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में जिस तरह से नौकरी की बातें की है और अब तक वो करते आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सभी जाति और समाज को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लिहाजा अब यह कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी अब सिर्फ यादव के नेता नहीं बल्कि एक मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो तेजस्वी यादव युवाओं के अच्छे रोल मॉडल के तौर पर खुद को उभारने में दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी को पता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव उनके लिए 2025 के विधानसभा के लिए ये रास्ता खोलता हुआ चुनाव है। लिहाजा तेजस्वी अकेले ही इस चुनाव में उतना पसीना बहा रहे हैं जितना एक नेता विधानसभा के चुनाव में खुद बहाया करता है। आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अकेले खुद के दम पर इंडिया गठबंधन की नैया का खेवनहार बिहार में बने हैं, जबकि तेजस्वी को कमर और रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द की शिकायत है। तेजस्वी दर्द की दवा और इंजेक्शन लेकर चुनावी सभाओं में जाते हैं। तेजस्वी यादव को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन तेजस्वी चुनाव प्रचार में कोई कसर न छूट जाए इस वजह से लगातार बिहार में घूम रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव मुश्किल से ही खड़े हो पाते हैं। तेजस्वी अपने घर से जब निकलते हैं तो व्हील चेयर से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर चुनावी जनसभा में तेजस्वी मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि वो बैठ के ही बोलेंगे। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर रहने की सलाह दी है, लेकिन बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार और बिहार के सपनों को संजोगने के लिए तेजस्वी अपने दर्द को भुला चुके हैं, क्योंकि इस दर्द से ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी का दर्द नौजवानों के चेहरे पर दिखता है, जिसे वे दूर करने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी अपनी सभा में सरकारी नौकरी, रोजगार जैसे मुद्दे पर केंद्रित नजर आते हैं और पार्टी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की जो पार्टी है एम वाइज समीकरण का आधार का विस्तार बाप के टर्म से जोड़ने के बाद, जिसमें बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब शामिल है, उसे लेकर सामाजिक इंजीनियरिंग को अंजाम देने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसका फ़ायदा भले ही तेजस्वी यादव को इस चुनाव में मिले या ना मिले, लेकिन तेजस्वी को यह बात अच्छे से पता है कि उनका फ़ायदा अब आने वाले विधानसभा यानी 2025 में एक समीकरण सेट करने में ज़रूर मिल सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने 5 चरणों के अब तक चुनावी प्रचार में लगातार इस मुद्दे की चर्चा करते रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें बिहार के 5 चरणों के मतदान के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई चुनावी जनसभा किया है, लेकिन एक बड़े मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो इस बार सीएम की चुनावी जनसभा में उतनी भीड़ नहीं दिख रही। अमूमन इसके पहले की चुनावी सभाओं में जो भीड़ नजर आती थी नीतीश कुमार के लिए, ना वो बेकरारी लोगों में दिख रही है और ना ही वो भीड़ नीतीश की सभाओं में। अब इसकी वजह देखें तो सबसे पहले उनका पाला बदलना और दूसरी बार सीएम की बार बार जुबान फिसलना भी माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ हर सभा में घुमा फिराकर पुराने जंगल राज की बात को लाना और बिहार के नौजवानों को ये बतलाना कि कैसे 2005 के पहले बिहार का दौर था जिसे जंगल राज कहा जाता था। नीतीश अपनी हर सभाओं में केवल यही बात दोहरा रहे हैं, जिस वजह से नीतीश के सुनने वाले भी शायद बोर हो गए।
अब बीजेपी को भी विश्वास है कि नीतीश कुमार 13-14% वोट खास तौर पर ईबीसी और दलित जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और यही उनको लग रहा है कि उनको फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार इस चुनाव में तीसरा पक्ष बनकर रह गए। चुनाव की बात हो और आधी आबादी की बात न हो तो यह संभव नहीं है। ऐसे में इस बार के चुनाव में अब तक के जो चुनाव के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक पहले 4 चरणों में महिलाओं और पुरुषों के मतदान के बीच का अंतर 6% से लेकर 10% तक का रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं के बीच अधिक मतदान का एक कारण महिलाओं के बीच एनडीए की योजनाओं से सीधा लाभ मिलना बताया जा रहा है। महिला वोटरों का मानना है कि जिसका खाएंगे उसी का साथ देंगे ना। तो चुनाव में समीकरण सेट करने में नेताओं के जो नारे होते हैं वो घर घर पहुंचाने होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नारा हर गांव, हर गली, हर घर में पहुंचाने में सफलता पाई है और यही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी इस चुनाव में निकलकर सामने आई है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी के पास ना कोई एजेंडा, ना कोई मुद्दा, ना कोई चेहरा, एक व्यक्ति नाम नरेंद्र मोदी जिसके ऊपर भरोसा करके बिहार के लोग, देश के लोग वोट करने की बात कर रहे हैं। वही बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनाव में एक बड़े फैक्टर के साथ देश में भी फैक्टर है। अब तक चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में 2-2 रात रुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाराज लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास है कि पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस बिहार ने 40 में से 39 सांसद उनको दिया था, वही बिहार इस बार विपक्ष के मुद्दों के साथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यह बात अलग है कि विपक्ष अपने मुद्दों को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाया है। विपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव ने अपनी बातें लोगों के घर घर जरूर पहुंचा दी है, लेकिन तेजस्वी के वादा पर भरोसा बिहार के उन तमाम ग्रामीण इलाके में करने वाले लोगों की कमी भी साफ दिखती है, जिसका फ़ायदा भाजपा को तो नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी को मिलते हुए दिखाई पड़ रही है। क्योंकि भाजपा से जो लोग नाराज हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर भले ही उन्हें माफ़ करने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यही वजह है कि देश भर में जहाँ एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और एक व्यक्ति की कई हुई योजनाओं की बातें की जा रही है, तो दूसरे तरफ बिहार की सियासत में नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती देकर इकलौता तेजस्वी यादव ने यह बता दिया है कि बात अगर मुद्दे की होगी तो सियासत में आपको बार बार वापस लौट कर आना होगा। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जब भी चुनाव होता है वो दिन मोदी के लिए खास होता है, क्योंकि मोदी बिहार की सरजमी पर कहीं ना कहीं हाथ में माइक थामकर चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका फ़ायदा शायद उनके उम्मीदवारों को, उनके गठबंधन को भले इस चुनाव में मिल जाए, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा हथियार बनाकर उनसे सवाल लगातार पूछ रहा है। अब देखना है कि 2024 के नतीजे जब सामने आते हैं तो क्या कमज़ोर कड़ी दिखाकर विपक्ष को कमज़ोर करने की जो चाल मोदी ने चला है उस चाल में किस तरीके से वो सफल होते हैं। दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन गलतियों को गिनाकर विपक्ष के तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उस सवालों का असर क्या बिहार के जनमानस पर पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको बता दें कि यह खबर हमारे लिए लिखा है हमारे सहयोगी तेज प्रताप ने।